हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पीयूष और आर एस लाइव एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ। तो आज दोस्तों शिक्षक दिवस है। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी मेरे गुरु हैं उनको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और गुरुओं को प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मिलती रहे सारी जानकारी, अप टू डेट रहें आप। जो भी मेरे द्वारा अपलोड की जाती है इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी, वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। हैप्पी टीचर्स डे। जी हाँ दोस्तों, आज डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का जन्मदिन है। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जन्मदिन पर ही हमारे देश में टीचर्स डे मनाया जाता है। उनके बारे में हम लास्ट में सारी बातें जानेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की JEE-NEET की परीक्षा के लिए इन्होंने 6 राज्यों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को JEE-NEET परीक्षा आयोजित करने के अपना 17 अगस्त के आदेश को लेकर 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि एग्ज़ाम तो होगा और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, कुछ इस प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी। और जिस पर विपक्ष द्वारा शासित 6 राज्यों ने कोर्ट से कोरोना वायरस के कारण परीक्षाएं स्थगित करने को कहा था। JEE 1 सितंबर से शुरू हो गया है। हाल ही में हमने देखा कि JEE का एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी ठीक रहा एग्ज़ाम बच्चों का, जबकि NEET की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाली परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी और इस पर 17 अगस्त के दिन पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे कल खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन है VK यादव जी, जिन्हें हाल ही में रेलवे बोर्ड का CEO बनाया गया। हमारा रेलवे बोर्ड 114 साल पुराना है और उसके वे CEO बने हैं। 114 साल पुराने बोर्ड का पहला CEO बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट है, जो भी यूनिक चीज़ होती हैं पहला, उन्हें तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। वे हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। VK यादव जी कौन है, इनके बारे में जानते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव, जिन्हें 114 साल पुराने बोर्ड के पुनर्गठन के बाद पहला CEO बनाया गया है। वे इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 1980 बैच के अधिकारी हैं। वह दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक रह चुके हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ला ट्रोप यूनिवर्सिटी से MBA और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BE किया हुआ है। तो दोस्तों, इन्होंने BE किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और MBA किया हुआ है ला ट्रोप यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से, और ये पहले दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में यह पर्याप्त जानकारी है और इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए कि यह पहले चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हमने देखा है कि बीते कुछ वर्षों में काफ़ी जगह, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी जगह आग के कई मामले सामने आए हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी भयंकर आग लगी थी, काफ़ी भयानक आग लगी थी, जिससे वहाँ पर काफ़ी पशु पक्षियों को नुकसान हुआ था, वहाँ के क्लाइमेट को काफ़ी नुकसान हुआ था। उससे पहले हमने देखा था कि कैलिफोर्निया में आग लगी थी। उसी प्रकार इस
इस बार भीषण आर्कटिक आग से 2020 में रिकॉर्ड 24.4 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो यह पिछले वर्ष की तुलना में 6 करोड़ टन ज़्यादा है। 2019 में इस दौरान इस क्षेत्र में 18.1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी और इस वर्ष यह आंकड़ा 24.4 करोड़ टन पर पहुंच चुका है। इसकी जानकारी कौन देता है? यूरोप के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के अनुसार आर्कटिक में लगातार दूसरे साल सबसे भीषण आग का सीजन दर्ज किया गया। हर साल यहाँ पर आग लग ही रही है, इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। बतौर अनुमान 1 जनवरी से 31 अगस्त के दौरान आर्कटिक सर्कल में लगी आग से 24.4 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, जो कि एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। इसे देखा जाए तो हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदेह है ये, और वहाँ की सरकार को इसके ऊपर कुछ कदम उठाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जस्टिस अरुण मिश्रा जी रिटायर्ड हुए हैं और उनका यह आखिरी केस था जिस पर उन्होंने एक टिप्पणी की कि शिव जी की कृपा से यह भी हो गया, मतलब कि आखिरी केस। तो चलिए देखते हैं उनका आखिरी केस क्या रहा। अरुण मिश्रा ने मंगलवार को अपना आखिरी फैसला उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग को नुकसान से बचाने को लेकर सुनाया। जी हाँ दोस्तों, भक्तों द्वारा, उनके भगवान के भक्तों द्वारा शिवलिंग पर पहले पंचामृत और दूध चढ़ाया जाता था, तो अब अरुण मिश्रा द्वारा पंचामृत को बंद कर दिया गया है और अब सिर्फ शुद्ध दूध ही चढ़ा सकेंगे श्रद्धालु। कुछ इस टाइप का इन्होंने फैसला सुनाया। इसके बाद उन्होंने साथ ही नुकसान को लेकर सुनाया। इसके बाद ही उन्होंने साथी जजों से कहा, शिव जी की कृपा से यह आखिरी फैसला भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार श्रद्धालु अब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर पंचामृत नहीं, सिर्फ शुद्ध दूध ही चढ़ा सकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा फैसला है, इससे कि शिवलिंग को हमने देखा कि बीते कुछ वर्षों में शिवलिंग को काफ़ी नुकसान, क्षरण की समस्या आ रही थी, इससे काफ़ी ज़्यादा बचाव होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट ने दी नौकरशाहों के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी। ये हैं प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि कैबिनेट ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम मिशन कर्मयोगी को अनुमति दे दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव सी चंद्रमौली के अनुसार इसके तहत एक क्षमता निर्माण आयोग बनाया जाएगा जो साझा फैकल्टी संसाधन विकसित करेगा और सभी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सुपरवाइजर की भूमिका निभाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, पूरा सिस्टम को अपडेट किया जाएगा, फैकल्टी एवं संसाधन विकसित करेगा, जो कि साझा फैकल्टी और संसाधन विकसित करेगा और सभी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सुपरवाइजर की भूमिका निभाएगा। तो मिशन कर्मयोगी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम लास्ट 3 सितंबर के लेक्चर में काफ़ी बड़ा डिस्कशन कर चुके हैं, आप वो देख लीजिए, उसमें आपको मिशन कर्मयोगी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ते हैं, हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या क्या हो सकता है, और कई बार ये प्रश्न उठकर सामने भी आता है कि आखिर क्या कारण रहा इतनी विकसित सभ्यता को खत्म होने का, क्या कारण रहा, पतन का क्या कारण रहा। तो हाल ही में भी इस पर शोध चल रहे हैं। एक नए वैज्ञानिक ने बताया है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक निशांत मलिक द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के स्वरूप में आया बदलाव सिंधु घाटी सभ्यता के उदय और पतन का कारण हो सकता है। जलवायु में परिवर्तन होने पर ही
एक नए जीवन की शुरुआत होती है और जलवायु के कारण ही उस जीवन का पतन भी हो सकता है। निशांत ने एक नई गणितीय पद्धति से जलवायु के स्वरूप का अध्ययन किया, जिसमें उत्तर भारत के 5,700 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। तो काफ़ी लंबे वर्षों का आंकड़ा इसके द्वारा किया गया है, आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और लास्ट में जाकर इस अध्ययन पर पहुंचा जा चुका है कि जलवायु ही कारण हो सकता है पतन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 118 एप्लीकेशन को बैन किया गया, चीनी एप्लीकेशन को बैन किया गया, जिसमें बहुचर्चित पबजी गेम भी शामिल था। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत ने बैन के बाद गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाया गया पबजी। जी हाँ दोस्तों, बैन होने के कुछ ही घंटों के बाद गूगल और एप्पल ने अपने बैन के बाद 2 दिन के अंदर ही पबजी मोबाइल ऐप और पबजी मोबाइल लाइट ऐप को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा लिया है। गुरुवार रात तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड किए जा सकते थे। भारतीय सरकार ने बुधवार को पबजी समेत 118 एप्लीकेशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बता चुका हूँ कि 118 एप्लीकेशंस का बैन कर दिया गया है। इस पर भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाके देखें, मेरी प्लेलिस्ट में वह अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो जी हाँ दोस्तों, ये डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी हैं, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 में आज के दिन तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने धर्म, संस्कृति और विज्ञान पर कई किताबें लिखी हैं। 1931 में नाइटहुड की उपाधि इन्हें मिली थी। 1949 से 1952 तक ये देश का यूनेस्को में प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। बतौर राष्ट्रपति उनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। ये दूसरे राष्ट्रपति रहे देश के। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शिक्षा के रूप में अभूतपूर्व योगदान के लिए उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अप्रैल 1975 को इनका निधन हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में सारी जानकारी इसमें उपलब्ध है, पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। और आज इनका जन्मदिन है और हम इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, हर लेक्चर में हम एक एडिटोरियल के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में निबंध और केस स्टडी के रूप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। गरीबी का आकलन करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं मानक। तो जी हाँ दोस्तों, गरीबी को मापने के लिए ये मुख्य 10 मानक बताए गए हैं। चलिए इनको देखते हैं। इसमें न्यूट्रिशन से पहला पर्याप्त खाना। कोई परिवार का कोई सदस्य कुपोषण का शिकार तो नहीं है। बच्चों की मृत्यु, हाल ही में किसी 18 साल के बच्चे की मृत्यु तो नहीं हुई है। स्कूल जाने का वर्ष, बच्चों का स्कूल जाने कब से शुरू किया गया है। 6 साल से स्कूल गया है या नहीं गया है। स्कूल जाने लायक है या नहीं है। कुकिंग फ्यूल है या नहीं है। कोयला, उपले या कृषि पदार्थ की मदद से खाना बनाने वाले परिवार। सैनिटेशन, शौचालय है या नहीं है। पीने लायक पानी उपलब्ध है या नहीं है। आपको पानी के लिए इसमें 30 मिनट तक पैदल तो नहीं चलना पड़ता है। बिजली की उपलब्धता है या नहीं है। हाउसिंग, संपदा में इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, इन संपदाओं में से कम 2 है या नहीं है। कुछ इस टाइप से इसमें 10 मानक तैयार किए गए हैं।
चलिए और देखते हैं, बहुआयामी गरीबी इंडेक्स तैयार करने के लिए हुई समन्वयन समिति की पहली बैठक। गरीबी का इंडेक्स इस बार तैयार किया जा रहा है, जिसमें समन्वयन समिति की बैठक हुई है, पहली बैठक हो चुकी है। यूं तो गरीबी को आय से देखा जाता है, जिसकी जितनी कम आय होगी वो उसका आंकड़ा गरीबी के हिसाब से लगाया जा सकता है। लेकिन न्यूनतम आय कभी कभी 13 मानकों पर इसका आकलन किया जाता है। तो बहुत सारे आकलन होते हैं जिनसे कि हमें पता लगता है कि यह गरीबी रेखा के नीचे है परिवार या ऊपर है, जिसमें 13 मानक हो सकते हैं, जिसमें 13 मानक हैं। 13 मानकों के पर भी इसका आकलन किया जा सकता है। और न्यूनतम आय और कभी कभी कैलोरी के प्राप्त कि मतलब उन्हें कितनी कैलोरी प्राप्त हो रही है, या कोई कुपोषण का शिकार तो नहीं है, कुछ इस टाइप से यह इम्पोर्टेंट हो सकता है ये आर्टिकल। तो दोस्तों देखिएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़िएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट में बताइए कि मैं और क्या क्या इसमें अपडेट करूं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप वीडियो की कमेंट में मुझे बताइए, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।